हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वाई प्लेन मिरर हैज इनफाइनाइट फोकल लेंथ। क्लियर है? अगर आप इसका आंसर जानते हो तो आप वीडियो छोड़कर बिल्कुल जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप इसका जवाब नहीं जानते हो और कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं इस बात को आपको 3 तरीके से बताऊँगा, या कह लो 3 मेथड से या 3 अल्टरनेट्स बताऊँगा, जिनका रिजल्ट तो सेम ही होगा कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। लेकिन मैं 3 रीजन दूंगा जिससे आप समझ सको, वो अल्टरनेट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, पहला तरीका, हम जानते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, यानी कि जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर हो उसको क्या कर दो, हाफ कर दो, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। क्लियर है? ये आप पढ़ चुके होंगे स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, तो R/2 था। अब सवाल उठता है व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम सभी जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होता था, स्फेरिकल मिरर का। जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था वो किसका होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता था स्फेरिकल मिरर्स का। ठीक है, तो यानी कि कोई स्फेरिकल मिरर है, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता था, जैसे कि कोई एक सर्कल है। क्या है? कोई एक सर्कल है। क्लियर है? इसका एक सेंटर है, इस सर्कल में से बाकी पार्ट को हटाकर इतना पार्ट निकाल लिया गया। ये किसका पार्ट है, सर्कल का, क्योंकि एक पूरा सर्कल था, इतना पार्ट निकाल लिया गया और इसकी बैक साइड पे कोटिंग कर दी गई, जिसे कि आप क्या कहते हो, कॉनकेव मिरर। तो यही कॉनकेव मिरर बन गया क्या, स्फेरिकल मिरर। और जिस स्फीयर से ये कॉनकेव मिरर का पार्ट लिया गया है उसका जो सेंटर था, वही सेंटर इस कॉनकेव मिरर का होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल क्लियर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि वो डिस्टेंस मिरर से लेके उस पॉइंट तक का, इसे एक्चुअल में कहेंगे पॉइंट ऑफ रेडियस, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, यानी कर्वेचर का ये पॉइंट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहाँ से लेके मिरर तक का डिस्टेंस। और ये कैसे मेजर करते हैं हम इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं कि कॉनकेव मिरर से इतनी दूरी पर एक ऐसा पॉइंट मिले जो कि सेंटर हो उस स्फेरिकल मिरर का, जिसका के कॉनकेव मिरर पार्ट है। बिल्कुल क्लियर हुआ? यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ आ गया। देखो, अब ध्यान देना, ये मान लो कि कोई एक प्लेन मिरर है। ये क्या है, कोई एक प्लेन मिरर है। अब मैं आपसे पूछूंगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो स्फेरिकल मिरर का होता है, क्योंकि वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। प्लेन मिरर का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे बता सकते हैं। तो अब ध्यान देना, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो ये कोई बहुत बड़ा स्फीयर है। क्या है, बहुत बड़ा, जो कि आ भी नहीं सकता, इस बोर्ड पर पूरे पर आ भी नहीं सकता। उस स्फीयर का, जैसे हम मान के चलें कोई एक बहुत बड़ा स्फीयर है, ठीक है, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया, इतना छोटा पार्ट ले लिया। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब इतना पार्ट मैं काटूंगा तो यहाँ से तो थोड़ी ना पता चल रहा कि ये एक सर्कुलर है, यहाँ पे तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, बहुत छोटा सा। समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल फील लेना इस चीज़ का कि हमने स्फेरिकल मिरर, जो ये स्फीयर है, इसमें देख कितना छोटा सा पार्ट काटा कि वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, यानी कि ये क्या होगा, प्लेन मिरर। अगर ये प्लेन मिरर है तो ये किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है। यानी स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस प्लेन मिरर के लिए क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो मुझे एक बात बताओ, इतने बड़े स्फीयर में से इतना छोटा सा, ये बहुत छोटा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत छोटा, इतना छोटा कि ये स्फीयर का पार्ट क्या लगे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, प्लेन मिरर है। तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसके कंपेरिजन में तो ये दूर है ना। ठीक है, आई थिंक, उम्मीद करता हूँ आपको इनफाइनाइट का कंसेप्ट भी पता होगा, क्योंकि आप ये ना सोचे कि ये तो पास में ही है, सर इनफाइनाइट कैसे बोलते हैं। देखो, इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म होता है, यानी कि सपोज करो एक चींटी इस बोर्ड पर आ जाए, ठीक है, तो जब एक चींटी इस बोर्ड पर आ जाएगी तो उसके लिए पूरा बोर्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज, इस बोर्ड का साइज बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हम बोर्ड को देखें तो हमें बोर्ड कैसा लग रहा है, छोटा सा लग रहा है। तो समझ आया, जो इन्फिनिटी होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। क्लियर है? तो इस प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो अगर ये इन्फिनिटी पे, और फॉर्मूला क्या था हमारा, F=R/2, F=, तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी किसी चीज़ का डिवाइड दो तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। यानी कि फोकल लेंथ क्या हो गई, इन्फिनिटी। ये था आपका पहला मेथड, पहला अल्टरनेट। अब दूसरा समझते हैं। अब देखो, सेकंड मेथड समझाता हूँ।
सेकंड मेथड से समझना कि फोकल लेंथ इन्फिनिटी पे क्यों होती है। देखो पहला तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप किसी चीज़ को रट्टा ना मारें, ठीक है। आप बहुत ही कंसेप्चुअली देखें, क्योंकि अगर कोई चीज़ सच है तो आप उसे किसी भी तरीके से बोलिए, किसी भी मेथड से करिए, वो अगर सच है तो वो सच ही रहेगी। तो उसी तरीके से अगर इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो हम किसी भी तरीके से इसे करने की कोशिश करें, हर जगह से हमें मिलेगा कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कहाँ होती है, इन्फिनिटी पे होती है। क्लियर है। अब देखो सेकंड अल्टरनेट इसका समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से समझना। फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होती थी ये बताओ। फोकल लेंथ की डेफिनेशन होती थी सर कि कोई भी कॉनकेव मिरर है, कोई भी कॉनकेव मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स ले लो, ये पेंसिल एक्सिस होती थी। जो लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो हमेशा फोकस से होती हुई जाती थी। कहाँ से होती जाती थी? फोकस से होती जाती थी। ठीक है, क्लियर है। यानी फोकस से होती जाती थी, यानी कि ये होती थी हमारी फोकल लेंथ। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे इस बात को। अब इसी को थोड़ा प्लेन मिरर में समझते हैं। ये देखो आपका एक प्लेन मिरर है, ये क्या है आपका प्लेन मिरर। अगर यहाँ पे मैं पेंसिल एक्सिस बना की कोशिश करूँ तो यहाँ बनेगी, क्यों? क्योंकि देखो पेंसिल एक्सिस तो इमेजिनरी लाइन होती थी ना, जो कि मिड में से आती थी। एक्चुअल में तो कोई लाइन है ही नहीं, तो भाई चाहे मैं कॉनकेव मिरर पे बनाऊँ, चाहे कॉन्वेक्स पे बनाऊँ, चाहे मैं प्लेन मिरर पे बनाऊँ, मैं पेंसिल एक्सिस तो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना ली। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था? अगर कोई लाइन पेंसिल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है भाई, लाइन पेंसिल एक्सिस के पैरेलल आ गई, फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पेंसिल एक्सिस को जहां काटती है उस पॉइंट को हम कहते थे फोकस, और वहां से मिरर तक का डिस्टेंस होता था फोकल लेंथ। अब मुझे भाई एक बात बताओ कि जो ये लाइन आई है, जो ये रे आई है, वो यहाँ से कहीं या यहाँ से कहीं या यहाँ से कहीं या यहाँ से कहीं, कहीं से ऐसे जाएगी जो इसे काटे? आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि भाई हम पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर पे अगर कोई लाइन इस तरीके से परपेंडिकुलर आती है तो वो वापस उसी पास से चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल बनता है जीरो। वो मतलब पहले मैं समझा चुका था आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है? जीरो। तो समझ आ गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जो है अगर परपेंडिकुलरली मिरर पे गिरती है प्लेन मिरर पे तो वापस ही पास से चली जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, रे ऐसे आई और ऐसे ही चली गई, पेंसिल एक्सिस यहाँ है, क्या कभी एक दूसरे को काट पाएंगे? क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रे है कभी इस पेंसिल एक्सिस पे आके मीट करेगी? क्योंकि जब तक मीट नहीं करेगी हमें फोकस पॉइंट नहीं मिलेगा, और फोकस पॉइंट नहीं मिलेगा तो फोकल लेंथ नहीं मिलेगी। तो हमने मान लिया कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों आपस में मिलेंगी, जो ये जा रही है कहीं इन्फिनिटी पे जाके आपस में मिलेंगी, और वहाँ पर इसका होगा फोकस पॉइंट, और मिरर से उस फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा फोकल लेंथ। चाहे आगे देख लो चाहे पीछे ले जाओ, लो कहीं भी ले जाओ, कहीं नहीं मीट करने वाली पेंसिल एक्सिस से। हमने मान लिया कि कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी, और जहाँ मीट करेगी वहाँ पे होगा फोकस पॉइंट, और इस मिरर से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? जब भाई कहीं मीट ही नहीं कर रही, माना है कि इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, तो यानी कि फोकल लेंथ भी क्या होगी? फोकल लेंथ होगी आपकी इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? ये आपका था सेकेंड मेथड समझने का कि फोकल लेंथ क्यों हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट होती है। क्लियर है? अब मैं आपको थर्ड अल्टरनेट भी समझाता हूँ। अब देखो ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, P इक्वल टू होता है 1/f। P इक्वल टू क्या होता है? 1/f, यानी पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब मुझे एक बात बताओ, पावर की डेफिनेशन क्या होती थी? भाई रटने वाली डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ कि रट्टू तोता वाली डेफिनेशन मुझे सुनाओ, मैं एकदम कंसेप्चुअल डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। कंसेप्चुअल डेफिनेशन बस इतनी सी थी कि देखो साहब, आपके पास कोई भी मिरर है, आपके पास कोई भी मिरर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पेंसिल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट पेंसिल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो उसकी जो कन्वर्ज करने की क्षमता होगी क्या होगी? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होगी, या आने पर डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होगी। कैसी प्रॉपर्टी होगी? डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होगी। उससे हम कहते थे उस मिरर की पावर, यानी कि कितना वो कन्वर्ज कर सकती है, जितना कन्वर्ज कर सकती है उतनी ही उसकी पावर ज़्यादा, जितना डाइवर्ज कर सकती है उतनी ही उसकी पावर ज़्यादा। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है? एक प्लेन मिरर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे पेंसिल एक्सिस मान लूँ, यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, कहाँ आई? कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आई। अब मुझे ये बताओ कि ये कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी? क्या ये इस तरफ जाएगी
या इस तरफ कहीं ऐसा लगेगा कि इस तरफ जा रही है, या कहीं इस तरफ जाती हुई जो लगेगा पीछे से आ रही है, जो कि आप पढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर्स में। नहीं, यानी कि जो रे ऑफ लाइट ये पैरेलल आ रही है ना भाई, जो भी रे ऑफ लाइट ये पैरेलल आ रही है वो ना बिल्कुल या तो लगेंगी सीधी जा रही हैं और या बिल्कुल लगेगा पीछे को लौट रही है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर में रे ऑफ लाइट आएगी तो उसी रास्ते से वापस जाएगी। यानी कि प्लेन मिरर के अंदर ना तो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो कि पेंसिल एक्सिस के पैरेलल हैं ना तो कन्वर्ज कर सकती हैं भाई, ना ही डाइवर्ज कर सकती हैं। और जब ना ही कन्वर्ज कर सकती हैं और ना ही डाइवर्ज कर सकती हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर कि पावर क्या आता है कि वो कितना ज़्यादा कन्वर्ज हो सकती है, कितना ज़्यादा डाइवर्ज हो सकती है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो पावर होती है किसकी, प्लेन मिरर की, वो जीरो होती है। क्या कंक्लूजन निकला कि जो पावर होती है प्लेन मिरर की वो जीरो होती है। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया, याद रखना कि प्लेन मिरर जो होता है उसकी पावर क्या होती है, जीरो होती है। क्यों होती है वो आपको समझ आ गया। अब हम फोकल लेंथ की बात कर रहे थे, तो फोकल लेंथ पे आते हैं। फॉर्मूला क्या था, P = 1/f। पावर अगर जीरो तो इक्वल टू 1/f। ये मैथमेटिकली बता रहा हूँ, अब तक सारी चीज़ें मैंने थ्योरेटिकल बताई थी, मैथमेटिकली भी देख लो। P = 1/f तो F = कितना हो जाएगा, अगर नीचे 1 मान लो तो F = कितना हो जाएगा 1/0। F = कितना हो जाएगा 1/0, यानी कि 1/0 क्या है, इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ क्या आ गई, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि पावर जो है वो प्लेन मिरर की जीरो है। तो हम अपनी बात ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि प्लेन मिरर की पावर जीरो है इसीलिए इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कहाँ होती है, इनफाइनाइट पे होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको 3 तरीके से ये बात समझाने की कोशिश की है कि जो ये फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट पे कैसे होती है, क्यों होती है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो अब मैं इतना पढ़ा चुका हूँ तो मैं आपसे 2 मिनट और लेना चाहता हूँ आपकी। देखो भाई, आप वीडियो को लाइक करो ना करो बिल्कुल टोटली आपकी चॉइस है, कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करो ना करो ठीक है, मैं अपना मेहनत करता रहूँगा। सब्सक्राइब मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, आपको लगा है कि सच में मैंने कोई कंसेप्ट दिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिर्फ कमेंट करके, ना लाइक करने की बोल रहा हूँ और ना ही मैं सब्सक्राइब करने की बोल रहा हूँ चैनल को। कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए कंटिन्यू ला सकें। थैंक यू।